आज के इस दौर में उसी का जोर चल गया जो बना के अपना रास्ता और भीड़ से निकल गया। कहाँ तू बात कर रहा था आग से खेलने की, जरा सी आंच क्या लगी तू मोम सा पिघल गया। मेरे प्यारे यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर के यूपी टीजीटी 2021 का ये प्रश्न पत्र पार्ट 2 के साथ में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। ऑप्शन देखिए, ए नियोजन, बी संप्रेषण, सी निर्णयन, डी अभिप्रेरणा, ए प्लानिंग, बी कम्युनिकेशन, सी डिसीजन मेकिंग, डी मोटिवेशन। तो देखिए जो प्रबंधन के कार्य हैं उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग होते हैं, लेकिन इसमें जो मेन फंक्शन होता है जहां से स्टार्टिंग होती है सारी चीज़ों की, फोरकास्टिंग से स्टार्ट होता है, लेकिन यहां पर जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्राइमरी फंक्शन है वो होगा ए, दैट इज प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम किराया को इस नाम से भी जाना जाता है, मिनिमम रेंट इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन देखिए, मृत किराया, बी यानी कि डेड रेंट, बी स्थायी किराया, फिक्स्ड रेंट, सी सम किराया, फ्लैट रेंट, डी उपर्युक्त सभी, डी ऑल ऑफ देबो। तो देखिए मिनिमम रेंट क्या होता है, लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में एक अमाउंट तय होता है कि ये अमाउंट उसको यानी कि लेसी को देना ही देना रहता है। अब उसी के बेसिस पर आगे की बातें भी बढ़ती हैं कि अगर जो होने वाला रॉयल्टी है वो कम होता है तो वहाँ पर शॉर्ट वर्किंग होती है, अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो शॉर्ट वर्किंग भी होती है। तो ये जो मिनिमम रेंट को इन सारे ही नाम से जाना जाता है, चाहे उन्हें आप डेड रेंट कहिए, फिक्स्ड रेंट कहिए, फ्लैट रेंट कहिए, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रय पुस्तक को क्या अभिलेखित करने के प्रयोग किया जाता है, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। ऑप्शन देखिए, माल के समस्त क्रयों को यानी कि सभी परचेजेस को, ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स, बी समस्त क्रयों को, ऑप्शन देखिए बी ऑल परचेजेस, फिर माल के समस्त उधार क्रयों को, ऑल क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी नन ऑफ द एबव। तो यहां पर देखिए क्या है कि माल के समस्त क्रयों को लिखा गया है। देखिए एक क्वेश्चन इसके साथ में हम आपसे फिर पूछेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट, क्या कोई फर्क होता है या नहीं होता है। यहां पर देखिए एक फर्क हम बता रहे हैं आपको कि कैश यानी कि परचेज अकाउंट और परचेज बुक में क्या फर्क होता है। परचेज अकाउंट में हम कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को लिखते हैं, जबकि परचेज बुक में सिर्फ हम क्रेडिट परचेज को लिखते हैं। तो क्या इसी प्रकार से जो मेरे द्वारा पूछा गया अभी क्वेश्चन कि कैश बुक और कैश अकाउंट में कोई फर्क होता है, नहीं होता है? अगर होता है तो भी फर्क बताइएगा और नहीं होता है तो भी यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल यहाँ पर देखिए क्या है कि परचेज बुक को सिर्फ क्रेडिट परचेज को ही रिकॉर्ड करने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, माल के समस्त उधार क्रयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णयन प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग इज। तो ये कार्य है या प्रविधि यानी कि फंक्शन है या प्रोसेस है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, डी नीति या पॉलिसी है। तो देखिए निर्णयन क्या है, एक डिसीजन, एक प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता ही रहता है, ऐसा नहीं कि एक बार निर्णय कर दिया काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये एक प्रविधि यानी कि प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले नकद लेन देनों को दिखाया जाता है। द रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज सोन इन। ऑप्शन देखिए, ए प्राप्तियों भुगतान खाते में, बी आय व व्यय खाते में, सी लाभ व हानि खाते में, डी निर्माण खाते में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो देखिए जो व्यापारिक खातों का जो रिकॉर्ड होता है वहां पर कैश ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड होती है, वो कहाँ होता है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो गैर व्यापारिक खातों का जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसका तो राइट आंसर ए होगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनर्जित आय को माना जाता है, अनअर्न्ड इनकम इज कंसीडर्ड एज।
अनर्जित आय का मतलब है कि ऐसी आय जो कि प्राप्त तो हो गई लेकिन अभी अर्जित नहीं हुई है। ऑप्शन देखिए, असेट्स है संपत्ति, बी दायित्व यानी कि लायबिलिटी, सी हानि यानी कि लॉस, डी पूंजी यानी कि कैपिटल। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि जो ऐसी इनकम जो कि अभी अर्न नहीं हुई है लेकिन हमने रिसीव कर लिया, ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है। बी विल बी द राइट आंसर। और इसके साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अर्नड बट नॉट रिसीव्ड यानी कि एक्रूड इनकम क्या होता है, ये असेट होता है या लायबिलिटीज होती है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। पार्षद सीमा नियम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज आर ए कंपनी के आंतरिक नियम, बी संचालक मंडल के लिए दिशा निर्देश, सी कंपनी तथा संचालक मंडल के मध्य अनुबंध, डी कंपनी का चार्टर, ए इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी, बी गाइडलाइंस फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सी एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डी कंपनी का चार्टर यानी कि चार्टर ऑफ द कंपनी। तो देखिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और इसमें सारी चीज़ें जनरली नेम क्लाज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, कैपिटल क्लास, पूरे 5 क्लास, और जहाँ पर इसका कैपिटल क्लास, ये सारे 5 क्लॉजेज होते हैं जिनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है यानी कि रहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनमें से क्या है, क्या वो इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी है, बी गाइडलाइंस फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सी एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डी चार्टर ऑफ द कंपनी। तो ये इसे डी यानी कि चार्टर ऑफ द कंपनी कहा जाता है, ये कंपनी का चार्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ए फाइनेंस फॉर ए कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी के सोर्स यानी वित्त का स्रोत नहीं है। कंपनी को फाइनेंस करने के लिए क्या किया जाता है कि उसके स्रोत होते हैं जहां से कंपनी फाइनेंस करती है। अब आप देख रहे होंगे ऑप्शन में कि इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि समता अंश पूंजी, बी पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सी स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट, और डी ऋणपत्र डिबेंचर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट। ये कंपनी के सोर्स ऑफ फाइनेंस में नहीं आता है। बाकी की चीजें यानी कि समतांश पूंजी ये तो फाइनेंस का काम, पूर्वाधिकार अंश या ऋणपत्र डिबेंचर ये ओन्ड फंड कैपिटल है, ये बारोड कैपिटल। लेकिन फिक्स्ड एसेट क्या है, ये तो असेट है, ये फाइनेंस नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये सी यानी कि स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित रूप में दी जाती हैं। इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द रूल्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन इन राइटिंग। ऑप्शन देखिए, ए औपचारिक संगठन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बी अनौपचारिक संगठन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सी रणनीतिक संगठन में स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन, डी बोथ बी और सी दोनों यानी कि बोथ बी एंड सी। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके द्वारा यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइडेड होता है और यहाँ पर जो भी चीज़ें दी जाती है वो पूरी लिखित में होती है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें तो कुछ भी लिखित तौर पे नहीं होता, ये सब अंडरस्टैंडिंग पर होता है या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। अब यहाँ पर जो राइट ऑप्शन का यानी कि राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, तो ये राइट ऑप्शन होगा ए, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठन में ही नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित रूप में दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रमाणक का तात्पर्य वाउचर रिफर्स टू। ऑप्शन देखिए, नकद रसीद, कैश रिसिप्ट, बी बीजक, इनवाइसेस, सी प्रतिफल, काउंटर फॉइल्स, डी उपर्युक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कैश रिसिप्ट हो, इनवाइस हो, काउंटर फॉइल्स हो, ये सभी ही प्रमाणक यानी कि एक तरह से वाउचर का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट प्रदर्शित करता ट्रायल बैलेंस क्या। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस में जो भी एसेट्स, लायबिलिटीज, ये एक्सपेंसेज और इनकम्स, इन सब चीज़ों का एक बैलेंस लेजर के थ्रू जो आते हैं उनको हम एक ट्रायल करते हैं और कहते हैं कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ही ये ट्रायल बैलेंस का निर्माण होता है, अंक गणितीय शुद्धता को जांचने के लिए। ऑप्शन देखिए क्या है, ए लाभ हानि खाते का शेष,
द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी लेखाकार द्वारा दिए किए गए लेखांकन की पूर्ण शुद्धता, कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग डन बाय द अकाउंटेंट, सी खाता बही के शेषों की गणितीय शुद्धता, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस, डी संपत्तियों एवं दायित्वों के मध्य शेष, बैलेंसेस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेज, खाता बही के शेषों की गणितीय शुद्धता को जांचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब कोई उपभोक्ता वाई वस्तु की कुछ इकाइयों को छोड़ते हुए, छोड़ने वाली इकाइयां कौन सी, वाई वस्तु को, और प्राप्त करने वाली इकाइयां क्या है, एक्स वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है और फिर भी उसे उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होती है, तो सीमांत प्रतिस्थापन दर की गणना निम्न द्वारा की जाएगी। When consumer increases unit of X commodity by giving up some units of Y commodity and even to attain the same level of satisfaction, the marginal rate of substitution, MRS जिसको कहते हैं marginal rate of substitution, MRS क्या होता है कि कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करके कुछ यूनिट को गेन करने का जो ये अनुपात है, प्रोपोर्शन है, इसे ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए बहुत सारे नजर आ रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे चेंज इन एक्स कमोडिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी, चेंज इन वाई कमोडिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, चेंज इन एक्स कमोडिटी अपॉन चेंज इन वाई कमोडिटी और चेंज इन वाई कमोडिटी अपॉन चेंज इन एक्स कमोडिटी। तो जैसा कि पूछा गया है कि यूनिट जो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर वो एक्स की यूनिट है और जो यूनिट ये छोड़ रहे हैं वो कौन सी, वाई है। तो इसका एमआरएस का जो फार्मूला होता है वो यानी कि जो गिविंग अप है, जो गिविंग अप यूनिट्स हैं, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा कि वाई की कितनी यूनिट छोड़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग यूनिट, सैक्रिफाइसिंग यूनिट अपॉन गेनिंग यूनिट, जितनी यूनिट यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि जितनी यूनिट y की यूनिट छोड़ करके x की यूनिट कितनी प्राप्त कर रहे हैं, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार का एक प्रारूप नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग। ऑप्शन देखिए, विभागीय भंडार, बी सुपर बाजार, सी श्रृंखलाबद्ध दुकानें और डी है किराना भंडार। ये ए है डिपार्टमेंटल स्टोर, बी सुपरमार्केट, सी मल्टीपल चेन स्टोर, डी प्रोविजन स्टोर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रोविजन स्टोर, ये लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग का एग्जाम्पल नहीं है, डी विल बी द राइट आंसर किराना भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑफिस। ऑप्शन देखिए, पत्रों की प्राप्ति करना। तो देखिए कोई भी बिजनेस ऑफिस जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पर लेटर्स जो आए उनको रिसीव करे जाए, लेटर वहाँ से भेजने का भी काम किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी निकालने का काम किया जाता है। और यहाँ पर जो यहाँ पर ऑप्शन में और भी देखेंगे तो वो क्या है कि डिसीजन मेकिंग है, निर्णयन का। तो पत्रों की प्राप्ति, सूचनाएं प्रदान करना, नस्तीकरण एवं पृष्ठांकन और निर्णयन। तो ऊपर की जो तीनों चीजें दिख रही कि पत्रों की प्राप्ति, सूचनाएं प्रदान करना, नस्तीकरण एवं पृष्ठांकन, ये सब क्या है, ये सारी चीजें, रिसिप्ट ऑफ लेटर, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, फाइलिंग, एंडोर्सिंग, ये सारा कुछ जो है वो व्यापारिक कार्यालय का कार्य है। सिर्फ निर्णय करना ये व्यापारिक कार्यालय का काम नहीं है, ये बिजनेस ऑफिस का काम नहीं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, निर्णयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आच्छित शाखा कर सकती, डिपेंडेंट ब्रांच कैन मेक। ऑप्शन देखिए, केवल नगद विक्रय, ओनली कैश सेल्स, बी केवल उधार विक्रय, बी ओनली क्रेडिट सेल्स, सी नगद एवं उधार विक्रय दोनों, बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी यानी कि नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आच्छित शाखा यानी कि डिपेंडेंट ब्रांच है ना, ब्रांचेज में डिपेंडेंट होती, इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है, होलसेल ब्रांचेज आर देयर। तो यहाँ पर डिपेंडेंट ब्रांच है वो किस पर डिपेंडेंट होती, पूरी तरह से हेड ऑफिस पे डिपेंड होती है, और
लेकिन इसके साथ ही आप देखेंगे कि वो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों ही करने का अधिकार उनका होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, नगद एवं उधार विक्रय दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम को तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए। रीअरेंज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स लॉजिकली। तो जो मैस्लो ने एक इंसान की आवश्यकताओं को बताया, कर्मचारी की आवश्यकताओं को बताया है, तो वो यहाँ पर सारी दी हुई है और हमें इसको क्या करना है, एक व्यवस्थित क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। फिर से बोलना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम को तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए। रीअरेंज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स लॉजिकली। तो जो मैस्लो की एक आवश्यकता के अनुक्रम जो दिए गए हैं, मतलब यह है कि मैस्लो ने की थ्योरी में एक इंसान की जो आवश्यकताएं हैं, वो इंसान की आवश्यकताएं उन्होंने जो दी हैं वो एक व्यवस्थित ढंग से दी है, लेकिन यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो क्या है, वो व्यवस्थित नहीं है। तो तार्किक क्रम में हमें इसको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड। बी, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, सिक्योरिटी नीड्स। सी, आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं, एस्टीम नीड्स। डी, सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड्स। ई है आत्म उपलब्धि संबंधी आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इंसान की जो जरूरत होती है वो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि ए। इसके बाद में जो आवश्यकता होती है वो सामाजिक आवश्यकताएं हैं। सामाजिक आवश्यकताएं पूर्ति होने के बाद सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की जरूरत होती है। उसके बाद में आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं और सबसे आखिरी में आत्म उपलब्धि संबंधी आवश्यकताएं। तो इसको अगर चेक करेंगे यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी। किसी व्यवसाय की पुस्तकों और अभिलेखों की व्यवस्थित जांच को कहा जाता है। ए सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए ए, अंकेक्षण कहते हैं कि सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन किसका, बुक्स का और रिकॉर्ड्स का। तो ऑप्शन देखिए ऑडिटिंग, बी वाउचिंग, वेरिफिकेशन, डी चेकिंग। यहाँ पे अंकेक्षण, प्रमाणन, सत्यापन और जांच पड़ताल। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन का है, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स का, रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस का, सिस्टमैटिक है, वो अंकेक्षण के तहत होता है। ऑडिटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन करना तथा उनको खातों में वर्गीकृत कहलाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए अकाउंटिंग, बी बुक कीपिंग, सी एडजस्टमेंट, डी मेजरमेंट। ऑप्शन देखिए लेखांकन, पुस्तपालन, सी समायोजन, डी मापन। तो इसका राइट आंसर कि बुक कीपिंग ही वो एक सिस्टम है जिसमें कि ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं और फिर क्लासीफाई कर देते हैं लेजर में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग अकाउंट इज, आहरण खाता है। देखिए इसके साथ ही ड्राइंग अकाउंट तो हम बता ही रहे हैं कि ऑप्शन में देखिए नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, बी व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, सी व्यक्तिगत वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, डी काल्पनिक खाता, फिक्टिशियस अकाउंट। लेकिन इसके साथ ही मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। यहाँ पर तो ड्राइंग अकाउंट होता है बी, यानी कि पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। आहरण खाता क्या है, एक व्यक्तिगत खाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इज क्रेडिटेड टू। तो जो भी इंटरेस्ट उनकी कैपिटल अकाउंट पर मिलता है, उनकी कैपिटल पे पूंजी पर, वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन देखिए ब्याज खाते में, बी साझेदारों के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल में, सी लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डी लाभ हानि समायोजन खाते में, डी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, साझेदारों के पूंजी खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जहाज में माल लादा जाता है तो जहाज के समादेशक अधिकारी द्वारा जो रसीद निर्गत की जाती है उसे कहते हैं। ए रिसिप्ट इशूड बाय कमोडिटी ऑफिसर ऑफ द शिप व्हेन द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप इज नोन एज। ऑप्शन देखिए नौ परिवहन रसीद, बी भाड़ा रसीद, सी मेट रिसिप्ट, डी अधिकार पत्र रसीद, शिपिंग रिसिप्ट, कार्गो रिसिप्ट, मेट रिसिप्ट और चार्टर रिसिप्ट। तो देखिए जहाज के जो भी ये कमोडिटी ऑफिसर होता है
एक तरह से कैप्टन उसे कह सकते हैं, इसके द्वारा एक रिसिप्ट निर्गत की जाती है। जब वो सामान उसकी जहाज पे यानी कि पूरा लोड हो जाता है, तो लोड होने पर ये एक्सपोर्टर को एक रिसिप्ट देता है इस बात के लिए कि हाँ, हम ये प्रमाणित करते हैं कि आपका जो सामान है जिस भी पोर्ट से लोड होना था वो लोड हो चुका है, और फिर वो पर्सन ले जा करके उस रिसिप्ट को कहाँ पे दिखाता है, शिपिंग कंपनीज को देता है, और वहां से प्राप्त करता है उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा ये हम आपको बता रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, मेट रिसिप्ट। फिर से समझ लीजिए कि जहाज का वो समादेशक अधिकारी जो कि सामान को लादने के बाद में एक्सपोर्टर को एक रिसिप्ट देता है उस कार्गो के, देखिए लिखा ऑन द शिप इज नोन एज, तो उस रिसिप्ट को क्या कहते हैं, मेट रिसिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखांकन पुस्तकों में अभिलेखित लेन देनों के प्राधिका तथा प्रमाणिकता का सत्यापन कहलाता है। द वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए ए सत्यापन वेरिफिकेशन, बी आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट, सी प्रमाणन यानी कि वाउचिंग, डी इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कि वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑफ द रिकॉर्ड इन द बुक्स इज नोन एज सी, दैट इज वाउचिंग यानी कि उसको प्रमाणन कहते हैं। यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी वो सत्य यानी कि सत्य है, राइट है वो ट्रांजेक्शन या नहीं, उनकी सत्यता की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी में अंतर कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए अवशिष्ट याचना, ए कॉल्सिनेरियर, बी अग्रिम याचना कॉल्सिन एडवांस, सी अयाचित पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल, डी प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल में जो फर्क होता है वो है अनकॉल्ड अप कैपिटल का, अयाचित पूंजी का। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदों के विचरण का माप होता है। द मेजर ऑफ द वेरिएशन, वेरिएशन मतलब होता है डिफरेंसेस, है ना, जो पद हैं जो आइटम्स हैं उनके बीच के जो डिफरेंसेस उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, और ये मेजरमेंट कहलाना, ये मेजरमेंट करना जो है ये क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए विषमता यानी कि स्क्यूनेस, बी अपकिरण डिस्पर्जन, सी सहसंबंध कोरिलेशन, डी कुर्टोसिस यानी कि प्रतुशीर्षत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, दैट इज डिस्पर्जन, अपकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साझेदारी अस्तित्व में आती है। ए पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय। ऑप्शन देखिए एन एग्रीमेंट यानी अनुबंध के द्वारा, बी विधान के परिचालन द्वारा ऑपरेशन ऑफ लॉ, सी उत्तराधिकार द्वारा सक्सेशन, डी व्यक्तियों के मध्य संबंध द्वारा रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। तो इसका राइट आंसर है कि इसका एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, अनुबंध के द्वारा ऑन विद द एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में एक साझेदारी फर्म के समापन पर होने वाला पूंजी लाभ साझेदारों के बीच बांटा जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी कैपिटल प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज शेयर्ड एमंग पार्टनर्स इन, किस रेशियो में इसको बांटा जाता है। तो ऑप्शन देखिए समानुपात में यानी कि इक्वल रेशियो, बी पूंजी अनुपात में कैपिटल रेशियो, सी लाभ वितरण अनुपात में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डी इनमें से कोई नहीं, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी की फर्म के समापन होने वाला पूंजी लाभ भी समान अनुपात में यानी कि इक्वल रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोजनामचे में लेन देनों का अभिलेखित किया जाता है। इन जर्नल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, कैसे करते हैं, ईयरली बेसिस पे करते हैं या मंथली बेसिस पे करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, पीरियोडिक इंटरवल बेसिस पे करते हैं। ऑप्शन देखिए वार्षिक आधार पर, मासिक आधार पर, दैनिक आधार पर, डी आवधिक अंतराल के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कि जर्नल में ट्रांजेक्शन तो डेली बेसिस पर ही किए जाते हैं। डे टू डे बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड आर कंसर्न विद। अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाण 2 संबंधित है, किससे संबंधित, ए प्रमाणन से वाउचिंग के द्वारा, बी संपत्ति और दायित्वों के मूल्यांकन से वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज से, सी अंकेक्षण नियोजन से ऑडिट प्लानिंग से,
डी वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के उद्देश्य एवं क्षेत्र से। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के उद्देश्य एवं क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इनमें से किसका प्रेफरेंस शेयर्स को रिडेम्पशन करने में यूज नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, ए बीमा कोष, बी कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, सी सामान्य संचय कोष, डी समामेलन से पूर्व का लाभ, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जनरल रिजर्व, और डी प्रॉफिट लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो देखिए जो ऊपर है बीमा कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, सामान्य संचय, ये प्रॉफिट लॉस से ही क्रिएट किए गए होते हैं, लेकिन जो समामेलन से पूर्व का लाभ ये एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है कि अभी इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उससे पहले का जो भी कमाया गया लाभ है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है और वो कैपिटल लेजर में ट्रांसफर होता है, उसको कभी भी रिडेम्पशन के लिए, प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि प्रसरण 144 है तो प्रमाप विचलन होगा। इफ वेरिएंस इज 144 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी, तो फार्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस यहाँ पे कितना 144 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 12। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि 12। सो दीज वर द 30 questions of the part 2 of UPTGT एग्जामिनेशन पेपर हेल्ड इन 2021। अब आपके लिए एक जरूरी सूचना, और जैसा कि हमने आपको पहले भी पार्ट 1 में बताया है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम आपको इस सेशन के लिए मिस नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस सेशन में हमारे साथ ज़रूर मौजूद रहें और इस एक्साइटमेंट को प्लस हमारे आपके इस संबंध को बरकरार रखें और इसे बढ़ाएं। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि हम आने जा रहे हैं कब? इसी संडे को ठीक 12 बजे लाइव आपके YouTube चैनल पर, तो देखने ना भूलिएगा और हमारे साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आप वहाँ पे अवेलेबल रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.